नागदासी उर्मिला ने नाग की मूर्ति के आगे औंधे मुंह लेटकर दंडोत किया और फिर उठी और इसने सांप डांस शुरू कर दिया। ऐसा सांप डांस दोनों मुजाहिदों ने पहले कभी नहीं देखा था। रक्स करते करते एक बार वो कमांडो शेर खान और शाहद अली के करीब आई तो इन्होंने इसे बड़े गौर से देखा। नागदासी उर्मिला की उम्र 20 वर्ष से ज्यादा की नहीं थी। इसकी आंखें स्याह थी और एक तरफ रुखसार पर तिल भी था। हाल कमरे की रोशनियों में ये तिल साफ नजर आ रहा था। नागदासी अपनी सहेलियों के साथ रक्स कर रही थी। फिर इसकी सहेलियां एक एक करके इससे अलग होती गईं। अब नागदासी उर्मिला अकेली रह गई थी। वो अकेले ही सांप डांस कर रही थी। इतने में नाग देवता की मूर्ति के पीछे से गुलाबी रंग का एक सांप फन उठाए फंकारे मारता रेंगता हुआ नागदासी के करीब आ गया और वो भी नागदासी के साथ रक्स करने लगा। रक्स करते करते नागदासी ने सांप को उठा लिया और इसे हाथ में लेकर रक्स करने लगी। कभी वो सांप को अपने मुंह के करीब लाती, कभी अपने गले में लपेटती, कभी इसे हवा में उछालकर दोबारा पकड़ लेती। ये रक्स ढोलक और घंटियों के आवाजों में आधे घंटे तक जारी रहा। इसके बाद नागदासी सांप को गले में लपेट कर रक्स करती चली गई। रक्स खत्म हो गया। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहद भी दूसरे पुजारियों और नाग साधुओं के साथ मंदिर से बाहर आके मंदिर से निकलकर वो सीधे समंदर की तरफ चल पड़े जहां इनकी खुफिया पनाहगाह थी। इस वक्त रात के 2-2:30 बजे का वक्त होगा। हर तरफ खामोशी थी। जिस छोटी सी सड़क पर वो जा रहे थे वो दूर तक सुनसान पड़ी थी। दोनों कमांडो बातें भी कर रहे थे। शेर खान कह रहा था, हमें सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि नागदासी उर्मिला कहाँ रहती है, कहाँ रात को सोती है, क्योंकि इस जगह हमारा दुश्मन डॉक्टर पलाई रात को नागदासी से मुलाकात करने आएगा और इसी जगह यानी नागदासी के घर को अपना टारगेट बनाकर हमें मंसूबाबंदी करनी होगी। कमांडो शाहद अली ने बोला, हो सकता है नागदासी मंदिर में ही रहती हो। कमांडो शेर खान ने कहा, अगर वो नाग मंदिर में ही रहती है तो हमें इसका भी सुराग लगाना होगा। इस तरह बातें करते वो समंदर के किनारे की चट्टानों में पहुंच गए। वो चट्टानों में से गुजरते चले गए। अपनी खुफिया गार वाली पनाहगाह में आकर इन्होंने मोमबत्ती रोशन की तो देखा कि फर्श की एक जानब दरी बिछी हुई थी। ये मैले रंग की पुरानी दरी थी। एक तरफ 2 पुराने कंबल थे, 2 गेरुए रंग की चादरें तय करके रखी थी। पानी से भरा हुआ मिट्टी का बड़ा मटका और पानी पीने और पानी बाहर से लाने वाला दरमियाने साइज का डोलू भी पड़ा था। एक देगची भी थी। इन्होंने देगची का ढक्कन उठाकर देखा। इसमें खिचड़ी थी जिसके ऊपर आम का अचार रखा हुआ था। मुजाहिद शाहद अली अपनी बीन और करमंडल एक तरफ रखते हुए दरी पर बैठ गया और बोला, मुजाहिद अरसलान ने हमारी जरूरत की सारी चीजें पहले से यहाँ रखवा दी हैं। हमने इन्हें साइलेंसर वाले 2 पिस्तौल और फालतू गोलियों के लिए भी कहा था। कमांडो शेर खान ने कहा, मैं देखता हूँ, ये भी चीजें जरूर यहीं कहीं होंगी। वो दूसरे कोने की तरफ बढ़ा जहाँ 2-4 पुरानी चादरें तय करके रखी थी। इसने इन्हें उठाया तो नीचे 2 पिस्तौल और गोलियों का एक डब्बा रखा हुआ था। शेर खान ने शाहद अली से कहा, वो लोग असला भी रख गए हैं, वहीं पड़ा रहने दो। शाहद अली ने कहा, जिस वक्त जरूरत होगी तो निकाल लेंगे और चेक भी कर लेंगे। वो मंदिर से खा पी कर आए थे। इन्हें भूख बिल्कुल भी नहीं लगी थी। मोमबत्ती बुझाकर वो सो गए। जब सुबह इनकी आंख खुली तो गार के दहाने से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। उठकर चट्टानों के पीछे इस जगह आके जहां समंदर का पानी जमा हो गया हुआ था और एक तालाब सा बन गया था, यहाँ वो नहाए। नहा धोकर इन्होंने साधुओं वाला लिबास पहना और वापस कार में आकर खिचड़ी निकाल कर खाई और बातें करने लगे। पर इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि मंदिर के आसपास के इलाके का दिन की रोशनी में जायजा लेना चाहिए। शायद नागदासी उर्मिला के ठिकाने का कोई सुराग मिल जाए। घर के दहाने के आगे झाड़ियां वगैरह लगाकर इन्होंने इसे छिपा दिया और मंदिर की तरफ चल पड़े। नाग साधुओं के बेस में काफी देर तक मंदिर के आसपास के इलाके में फिरते रहे। मंदिर के आसपास रहायशी मकान कहीं नहीं थे। 1-2 बड़े बड़े ढलवान छतों वाले गोदाम जरूर थे जिनके दरवाजों पर ताले लगे हुए थे और बाहर चौकीदार बैठे थे। कहीं कोई क्वार्टर टाइप के मकान भी नजर नहीं आ रहे थे। शेर खान ने कहा, मेरा ख्याल है नागदासी मंदिर की चारदीवारी के अंदर ही रहती है। हमें मंदिर के अहाते में चलकर देखना होगा। वो मंदिर के अहाते में आकर इधर उधर मंडलाने और गहरी नजरों से एक एक चीज का जायजा लेने लगे। मंदिर के अहाते में एक तरफ साथ साथ एक मंजिला क्वार्टर बने हुए थे। शेर खान बोला,
शाहद अली, मुझे यकीन है कि नागदासी इन्हीं क्वार्टरों में से किसी में रहती होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते क्वार्टरों के करीब से गुजरने लगे। इनकी नजरें एक एक क्वार्टर को बड़े गौर से देख रही थी। क्वार्टरों के दरवाजे खुले भी थे और बंद भी थे। कहीं कहीं किसी औरत की झलक नजर आ जाती थी। किसी क्वार्टर के बाहर कोई बूढ़ा आदमी बैठा नारियल की गुड़गुड़ी पी रहा था। एक दो क्वार्टरों के पास कुछ जवान लड़कियां भी दिखाई दी। इनको दोनों कमांडोज ने गौर से देखा, मगर इनमें नागदसी और उर्मिला कोई नहीं थी। थक हार कर वो मंदिर के अंदर आ गए। मंदिर में एक बूढ़ा पुजारी सतून के पास सज झुकाए बैठा था। मुजाहिद शाहद अली ने आंखों ही आंखों में शेर खान को इशारा किया और वो उस बूढ़े के करीब आकर बैठ गए। तामिल जबान में आहिस्ता आहिस्ता नाग देवता के श्लोक पढ़ने लगे। ये श्लोक मुजाहिद शाहद को भी याद थे और इसने कमांडो शेर खान को भी याद करवा दिए थे। कुछ देर श्लोक पढ़ने के बाद मुजाहिद शाहद अली बूढ़े से तामिल जुबान में बातें करने लगा। बातों ही बातों में इसने बूढ़े से कहा, हम मद्रास और त्रिशूलपुली के नाग मंदिरों की यात्रा करके आ रहे हैं। वहाँ की नागदासियाँ बड़ा अच्छा नृत्य करती हैं। यहाँ मजूरा के नाग मंदिर की नागदासियाँ इतना अच्छा नृत्य नहीं करती। शेर खान कहने लगा, असल में मद्रास और त्रिशूलपुली के नाग मंदिरों की नागदासियों को बड़े महात्मा लोग नृत्य सिखाते हैं और इन नागदासियों के आराम वगैरह का ख्याल भी रखा जाता है, जबकि यहाँ मजूरा के नाग मंदिर की दासियों को शायद कोई पूछता नहीं होगा। रात को वो सोती भी झोंपड़ियों में ही होंगी। यहाँ बूढ़े तामिल ने कहा, तुम लोगों को किसी ने गलत बताया है। हमारे मंदिर की नागदासी झोंपड़ियों में नहीं रहती, मंदिर के अहाते में बने हुए अपने क्वार्टरों में रहती हैं। शेर खान और शाहद अली बूढ़े तामिल को जिस नुक्ता पर लाना चाहते थे वो इस तरफ आ रहा था। शाहद अली ने कहने लगा, तो फिर सबसे बड़ी नागदासी भी क्वार्टर में ही रहती होगी, जबकि त्रिशूलपुली की नाग मंदिर की बड़ी नागदासी के लिए एक अलग शानदार मकान बना हुआ है। शेर खान ने बूढ़े तामिल से पूछा, कि यहाँ बड़ी नागदासी उर्मिला के लिए कोई अलग मकान नहीं बनाया गया? बूढ़े तामिल ने कहा, कहते हैं कि नागदासी उर्मिला एक शानदार मकान में रहती है, जहाँ वो सिर्फ रात को सोने के लिए जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह मकान कहाँ पर है। मंदिर का बड़ा पुजारी जिस रात उर्मिला ने नाग नृत्य करना होता है, इसे अपने साथ अंधेरे में इसके मकान तक छोड़ आता है। सवाए बड़े पुजारी के किसी को मालूम नहीं कि बड़ी नागदासी का मकान कहाँ पर है। शेर अली ने शाहद अली की तरफ देखा। मामला मजीद पुरस्कार होता जा रहा था। शाहद अली ने तामिल जुबान में बूढ़े ही से पूछा, उर्मिला नागदासी के लिए इतनी राजदारी क्यों बरती जा रही है? बूढ़े ने कहा, इसलिए कि कहीं दूसरे शहरों के नाग मंदिर की पुजारी इसे अगवा करके अपने मंदिर में ना ले जाएं, क्योंकि उर्मिला नागदासी की वजह से इस मंदिर को बहुत आमदनी होती है। शेर खान और शाहद अली ने इस बूढ़े से जो हमें मालूम करना था वो इन्हें मालूम हो गया था। वो उठकर मंदिर के अहाते में आ गए। शेर खान ने कहा, मामला और उलझ गया है। नागदासी के मकान का कैसे सुराग लगाया जाए? इसका मतलब है कि जिस रात डॉक्टर पलाई इसके पास आता होगा तो वो भी बड़ी राजदारी से आता होगा। इसके बॉडीगार्ड मकान के इर्द गिर्द पोशीदा जगहों पर चुपकर बैठ जाते होंगे। साइंसदान डॉक्टर पलाई खुद भी राजदारी से काम लेना चाहता होगा, ताकि किसी को इल्म ना हो कि वो रात को मंदिर की नागदासी से मिलने आया है। शाहद अली कहने लगा, डॉक्टर पलाई बख्तरबंद गाड़ी में आता है। रात के वक्त किसी न किसी जगह इसकी गाड़ी खड़ी होती होगी। हम इसे तलाश करके नागदासी के मकान पर पहुंचकर डॉक्टर पलाई का काम तमाम कर सकते हैं। शेर खान बोला, सवाल यह है कि हम कैसे तलाश करेंगे कि डॉक्टर पलाई की बख्तरबंद गाड़ी रास्ते के अंधेरे में किस जगह खड़ी है? मंदिर के आसपास का इलाका तो बहुत वसी इलाका है। हमें कोई दूसरी तदबीर सोचनी चाहिए। इन्हीं ख्यालों में उलझे दोनों कमांडो मुजाहिद मंदिर के लंगर की तरफ आ गए। दोपहर हो गई थी। लंगर तकसीम हो रहा था। इन्होंने लंगर के दाल चावल खाए और कुछ देर वहां बैठने के बाद वापस अपनी गार वाली पनाहगाह में आ गए। इसके बाद वो शाम तक गार से बाहर ना निकले और हर किस्म के मंसूबे सोचते रहे, मगर इनकी समझ में कुछ नहीं आता था कि कौन सी ऐसी तरकीब हो कि नागदासी के पुरअसरार मकान का खोज मिल सके। रात हो गई। शेर खान ने कहा कि मंदिर का एक चक्कर लगाना चाहिए। शाहद अली ने कहा, इसका कोई फायदा नहीं। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि जिस रात नागदासी उर्मिला ने रक्स करना होता है, हम इस रात मंदिर में जाकर बैठ जाएंगे। जब नागदासी रक्स के बाद वापस जाए तो छुपकर इसकी निगरानी की जाए, और जब रात के अंधेरे में मंदिर का बड़ा पुजारी इसे इसके घर छोड़ने जाए
तो इसका पीछा किया जाए। शेर खान ने कहा, मगर जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि नागदासी उर्मिला 7 दिनों के वक्फे के बाद किसी रात रक्स करती है। ये हम पता कर लेंगे कि वो किस रात रक्स करने वाली है। मुजाहिद शाहद अली ने जवाब दिया, इस रात को हम इसका पीछा करेंगे। अपने इसी मंसूबे पर वो देर तक गार के अंदर बैठे सोच विचार करते रहे। कुछ देर टहलने के लिए गार से निकलकर चट्टानों के पीछे आ गए। चांदनी रात थी, चांद निकला हुआ था। समंदर काफी आगे तक आ गया था। समंदर की मौजें दूर दूर आकर चट्टानों से टकरा रही थी। चांदनी में समंदर चमक रहा था। दोनों मुजाहिद नाग साधुओं के लिबास में समुद्री हवा में आहिस्ता आहिस्ता रेत पर सैर करते रहे। वो आपस में बातें भी कर रहे थे। इसी नुक्ते पर गौर कर रहे थे कि जब इन्हें उर्मिला नागदासी के खुफिया मकान का सुराग मिल जाएगा और जिस रात साइंसदान डॉक्टर पलाई इसके मकान पर मौजूद होगा, तो इन्हें किस तरीके से कमांडो एक्शन करके इसे हला करना होगा। सैर करने के बाद वो गार में आ गए। इन्होंने देगची में से थोड़ी सी खिचड़ी निकाल कर खाई और शेर खान ने थैले में से कलाई की कड़ी निकाल कर वक्त देखा और बोला, रात के 12 बजने वाले हैं। मेरा ख्याल है अब हमें सो जाना चाहिए। मोमबत्ती जल रही थी। गार के दहाने को इन्होंने जाड़ियों से ढांप दिया था। समंदर की मरतूब हवा की वजह से काफी खनकी हो गई थी। वो दरी पर कंबल ओढ़कर लेट गए। लेटे लेटे भी वो आपस में बातें करने लगे। अचानक शाहद अली ने कहा, क्या तुम एक आवाज सुन रहे हो? शेर खान बातें करते करते खामोश हो गया। इसने कान लगा दिए। बाहर से समंदर की लहरों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। इस आवाज के साथ एक और आवाज भी आ रही थी। शेर खान बोला, ये तो सपेरे के बीन की आवाज है। हाँ, मुजाहिद शाहद अली ने कहा, मैं यही आवाज तुम्हें सुनाना चाहता था। इस वक्त बाहर कौन बीन बजा रहा है? मेरा ख्याल है कोई सपेरा होगा, शेर खान ने कहा। मुजाहिद शाहद अली उठकर बैठ गया। कहने लगा, किसी सपेरे का हमारी पनाहगाह के आसपास आना हमारे लिए खतरे का बायस हो सकता है। मेरे साथ आओ, बाहर चलकर देखते हैं। वो दोनों उठकर गार से बाहर आ गए। वो चट्टानों के दरमियानी रास्ते से गुजरने लगे। यहाँ अंधेरा था। चांदनी की किरणें तिरछी होकर चट्टानों के ऊपर पड़ रही थीं। चट्टानों के बाहर आकर वो मुहतात हो गए और रुककर ये देखने लगे कि बीन की आवाज़ किस तरफ से आ रही है। मुजाहिद शाहद अली ने एक तरफ इशारा करके कहा, बीन की आवाज़ इन चट्टानों के पीछे से आ रही है। मैं आगे आगे चल रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। जहाँ मैं इशारा करूँ वहाँ रुक जाना। मुजाहिद शाहद अली चट्टानों की तरफ चलने लगा। जहाँ से सपेरे के बीन बजाने की आवाज़ आ रही थी, हर तरफ चांदनी फैली हुई थी और समंदर की लहरें दूर दूर से आकर चट्टानों से टकरा कर वापस चली जाती थी। मुजाहिद शाहद अली सीधा जाने के बजाय पहलू की तरफ से होकर चट्टानों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। कमांडो शेर खान इससे चंद कदम पीछे चला रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, बीन की आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देने लगी थी। आखिर वो उस चट्टान के पास आके जिसकी दूसरी जानब से किसी सपेरे के बीन बजाने की आवाज़ अब बड़ी साफ सुनाई दे रही थी। मुजाहिद शाहद अली चट्टान की ओट में हो गया जहां अंधेरा था। इसने हाथ से पीछे इशारा किया। शेर खान दौड़कर इसके पास आ गया। दोनों मुजाहिद चट्टान की पथरीली दीवार के पास बैठ गए। मुजाहिद शाहद अली ने सबसे पहले गर्दन आगे करके देखा। इसके सामने एक अजीब मंजर नजर आया। इसने शेर खान को इशारा किया। शेर खान ने भी आगे होकर चट्टान की दूसरी तरफ देखा। चट्टान की दूसरी तरफ एक जगह ऊंची ऊंची चट्टानों के दरमियान समंदर की पानी की एक तालाब बना हुआ था। समंदर के पानी ने एक तालाब बना दिया हुआ था। चांदनी पूरी तरह से खिली हुई थी और एक एक शय साफ दिखाई दे रही थी। इन्होंने देखा कि तालाब के किनारे पत्थर की एक बहुत बड़ी सिल पर एक औरत बैठी बीन बजा रही है और इसके सामने एक कोबरा सांप हद खोले बीन की धुन पर नाच रहा है। औरत नौजवान थी। इसने अपने जिस्म के गिर्द गेरवे रंग की साड़ी इस तरह से लपेट रखी थी कि इसके जिस्म का ऊपर का हिस्सा कई जगहों से नजर आ रहा था। वो दोनों हाथों से वालहाना अंदाज में बीन बजा रही थी और सांप भी बेखुद सा होकर बीन की लेल पर रक्स कर रहा था। सांप कभी नाचते नाचते औरत के बिल्कुल करीब आ जाता और कभी फन ऊपर उठाकर इसे तकने लगता। कभी वो नाचते नाचते औरत के गिरद दायरे की शक्ल में चक्कर लगाता और सामने आकर इसी तरह रक्स करने लगता। शाहद अली ने शेर खान के कान में सरगोशी की। शेर खान, क्या इस औरत को पहचानते हो? मैंने इसे पहचान लिया है। शेर खान ने सरगोशी में जवाब दिया, लगता है इसे कहीं देखा है।
शाहद अली ने कहा, गौर से देखो, ये नाग बंदर की नागदासी उर्मिला है। अब शेर खान ने इस औरत को गौर से देखा तो इसने भी इसे पहचान लिया। औरत वाकई नागदासी उर्मिला थी। शेर खान ने सरगोशी में कहा, ये यहाँ क्या कर रही है? शाहद अली ने धीमी आवाज में जवाब दिया, नागदासियों की अजीब अजीब रस्में होती हैं, शायद ये कोई रस्म अदा कर रही है। ये जब यहाँ से वापस जाएगी तो हम इसका पीछा करेंगे। अगर ये अपने खुफिया घर की तरफ गई तो हमें इसके घर का सुराग मिल जाएगा। शेर खान ने कोई जवाब ना दिया। वो हैरान थी और खुश भी था। वो हैरान था और खुश भी था कि कुदरत ने अपने आप इनके लिए एक मौका पैदा कर दिया है। नागदासी ने अचानक बीन बजानी बंद कर दी और उठकर खड़ी हो गई। इसने कोबरा सांप को दोनों हाथों से उठाया और चिल के बिल्कुल दरमियान में रख दिया। कोबरा सांप को जैसे पहले ही से मालूम था कि इसे क्या करना है। वो सिल के वश में कुंडली मारकर फन उठाए बैठ गया। अब नागदासी ने एक अजीब हरकत की, ऐसी हरकत कि जिसकी वजह से शेर खान और शाहद अली ने एक बार तो शर्म के मारे आंखें नीची कर ली, मगर वो दोनों खूब जानते थे कि इन मंदिरों की नागदासियां और देवदासियां इस किस्म की रस्में आम अदा करती रहती हैं और इनकी बाज रस्में ऐसी होती हैं कि इन्हें अपना सारा लिबास उतार देना पड़ता है। नागदासी ने भी यही किया था। इसने जिस्म को जिस साड़ी से लपेट रखा था वो उतार कर एक तरफ रख दी। इसी बेहयाई के आलम में कोबरा सांप के इर्द गिर्द रक्स के अंदाज में चक्कर लगाने लगी। पूरे चांद की चांदनी में नागदासी का उरिया जिस्म लहराते हुए शोले की तरह लग रहा था। दायरे में रक्स करते करते नागदासी किसी वक्त झुककर अपना मुंह कोबरा सांप के बिल्कुल करीब ले आती। सांप फंकार मारता तो वो जल्दी से पीछे हट जाती। इसी तरह दायरे में रक्स शुरू कर देते। 10-15 मिनट तक वो इसी तरह कोबरा सांप के गिर्द दायरे में रक्स करती रही। फिर इसने झुककर सांप को उठाकर अपने गले में डाल दिया और इसे गले में लटकाए हुए दोबारा रक्स शुरू कर दिया। सांप नागदासी के जिस्म पर रेंगते हुए कभी एक तरफ चला जाता, कभी दूसरी तरफ चला जाता। बेहयाई का ये रक्स भी 6-7 मिनट तक जारी रहा। मुजाहिद, शाहद अली और कमांडर शेर खान कभी देख लेते थे और कभी आंखें नीची कर लेते थे। आखिर ये रक्स भी खत्म हो गया। नागदासी ने कोबरा सांप का मुंह अपने होंठों का हाथ लगाया और देर तक लगाए रखा। ऐसे लग रहा था जैसे कोबरा सांप और नागदासी दोनों एक दूसरे के अंदर का जहर पी रहे हैं। नागदासी ने एकदम कोबरा नाग का मुंह अपने होंठों से अलग कर लिया और इसे पत्थर की सिल पर बिठाकर अपनी साड़ी को जिस्म के गिर्द लपेटने लगी। इसके बाद नागदासी ने सांप को अपनी गर्दन में हार की तरह डाला और एक तरफ चल पड़ी।